पढ़ा है, एक बाउंड्री कहीं आएगी जो दो मीडियम को अलग करती है, वहां स्नेल लॉ लगता है। लेकिन स्नेल लॉ को स्नेल लॉ को लेके सिंगल रे प्रॉब्लम हम कर चुके हैं। हर रे ऑप्टिक्स के टॉपिक में या तो सिंगल रे क्वेश्चंस होते हैं। सिंगल रे क्वेश्चन मतलब जिसमें सीधे सीधे लॉ काम करता है, जैसे सिंगल रे रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हैंडल होता है, सिंगल रे रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ से हैंडल होता है। लेकिन जब बात आ जाती है इमेज की, तो इमेज कभी भी सिंगल रे से नहीं बनती बल्कि मल्टीपल रेज का यूज होता है। तो मल्टीपल रेज क्या बिहेवियर करेंगे, एक ऑब्जेक्ट से निकल के आंख को क्या दिखाएंगी, दैट इज इमेज। तो यहां आप सीधे सीधे हम इमेज की बातें करने वाले हैं। रही बात स्नेल लॉ की, तो स्नेल लॉ की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं पिछले टॉपिक में, ठीक है। हालांकि हर रे स्नेल लॉ को फॉलो करती है। सोचो किसी ऑब्जेक्ट से निकल के रे इस बाउंड्री पे पड़ती है जो कि स्फेरिकल है, तो हम लोग स्फेरिकल बाउंड्री रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये एक स्फेरिकल बाउंड्री है और रिफ्रैक्शन एक रे का नहीं, इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली हर रे का होगा। और कलेक्टिवली इतनी सारी रेज जब ऑब्जेक्ट से निकल के दोबारा किसी एक डॉट पे इकट्ठी होंगी तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, इमेज। रियल इमेज या वर्चुअल। तो अगर रेज कट करी है, ये तो बहुत शुरू से चल रहा है, रे अगर कहीं कट करके आंख को नजर आती है तो वो क्या, उसको बोलते हैं हम लोग रियल इमेज। यानी उस डॉट की इंफॉर्मेशन वहां से डाइवर्ज होते हुए फिर दोबारा सरफेस के माध्यम से, यानी इस बाउंड्री के माध्यम से दोबारा यहां कलेक्ट हुई है, तो इस डॉट का नाम, ये रिकलेक्टेड डॉट का नाम क्या है, रियल इमेज, ठीक है। कुछ पैटर्न है यहां पे जो पहले से मैं बता रहा हूं कि एक प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ डॉट, ये डॉटेड लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोला है, जो सरफेस पे 90 डिग्री पे ड्रॉ करी गई है। तो अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे है। ये पैटर्न कम से कम फॉलो हुआ है। ये ग्रीन लाइन मैंने क्या दिखाई है, नॉर्मल। तो यार जब प्रिंसिपल एक्सिस का मामला है तो जरूरी नहीं इतनी सारी रे दिखाई जाए, क्या हम एक रे दिखा के भी तो इमेज लोकेट कर ही सकते थे। तो यार इमेज को महसूस करना अलग मुद्दा है, रही बात इमेज को लोकेट करने की, तो इमेज लोकेट तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट और सही से स्नेल लॉ लगा दो तो लोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार ये ऑब्जेक्ट है और ये रियल इमेज है। अच्छा बताओ, रे अगर इतनी टर्न ना करे तो आगे कलेक्शन का कोई स्कोप नहीं है। तो आंख को ये रेज किसी एक पॉइंट से आती हुई नजर आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ही किसी एक पॉइंट से आती हुई नजर आएंगी। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस तो इमेज भी कहां बनेगी, ये कौन सी इमेज हो गई, वर्चुअल इमेज। अभी मैंने सिंगल बाउंड्री से ये सारी बातें दिखाई हैं, सिंगल बाउंड्री से रियल इमेज, सिंगल बाउंड्री से वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब यहां पे डिस्कशन का मुद्दा हर बार की तरह क्या है, डिस्कशन का मुद्दा, अच्छा ये अभी मैं सिंगल बाउंड्री रिफ्रैक्शन दिखा रहा हूं, थोड़ी देर बाद हम लोग करेंगे मल्टीपल रिफ्रैक्शन यानी लेंस की बातें। तो लेंस में क्या होता है, लेंस में हम लोग दो बाउंड्री की एक साथ बात करेंगे, स्पेशली मैं थिन लेंस की बात कर रहा हूं। लेंस अलग डिस्कशन है यार। ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज पहले यहां रिफ्रैक्ट करी, फिर यहां रिफ्रैक्ट करी और यहां इमेज बनाई है। पहले यहां रिफ्रैक्ट करी, फिर यहां रिफ्रैक्ट करी। सिंगल बाउंड्री रिफ्रैक्शन अलग डिस्कशन होता है, लेंस का डिस्कशन अलग होता है। लेंस के डिस्कशन में रिफ्रैक्शन 2 बार हुआ होता है और सिंगल बाउंड्री रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन 1 बार हुआ होता है। तो हम लोग इसके बाद लेंस की बातें करेंगे, पहले हम लोग सिंगल बाउंड्री हैंडल कर लें, है ना। डिस्कशन का मुद्दा क्या है, हर बार की तरह, कि कोई ऑब्जेक्ट की लोकेशन हमें पता है और इमेज की लोकेशन हमें निकालना है। कुछ डॉट्स, कुछ लेंथ के सिंबल्स हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो जहां से रेस चली है, किसी ऑब्जेक्ट की जहां से रेस चली है वो हमारा N1 मीडियम है, और जहां रेस गई है वो हमारा N2 मीडियम है, ठीक है। ठीक है, कुछ नाम हम पहले से जानते हैं यार। ऑब्जेक्ट से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, किसी बाउंड्री पे परपेंडिकुलर फॉल किया गया है, तो जिस पॉइंट पे वो कट करेगा उस पॉइंट का नाम क्या है, पोल है ना। जहां ऑब्जेक्ट रखा गया है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लोकेशन। ओ से ऑब्जेक्ट लोकेशन,
सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एज ऑलवेज। ये मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है, वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेगी और उसी का नाम क्या है, सेंटर ऑफ। इस बाउंड्री का कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर जरूर होगा। हर ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज, है ना, क्या ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज जहां इकट्ठा होंगी उसका नाम क्या होगा, इमेज लोकेशन। रेज मिसिंग है, यहां से रे गई है और यहां कलेक्ट करी है, तो वो हमारा था ऑब्जेक्ट लोकेशन, ये क्या है, इमेज लोकेशन। मल्टीपल रेज बनाओगे वो सब एक ही जगह इकट्ठा होंगी। तो यार डिस्कशन का मुद्दा क्या है, एक ऑब्जेक्ट u दूरी पे है, इमेज कुछ v दूरी पे बन रही है, तो हमें u v में रिलेशन लाना है। क्या लगता है u और v किन किन चीजों से रिलेटेड होना चाहिए, क्या बता यार? ये रे स्नेल लॉ के जरिए n1 sin θ1 n2 sin θ के जरिए अपनी इमेज बनाती है। ये θ2 किसी कारण से बदल जाए तो इमेज की लोकेशन बदल जाएगी, है ना। तो कुल मिला के यार θ2 n1 n2 दोनों पे डिपेंड करता है, स्नेल लॉ पे डिपेंड करता है। तो n1 sin θ1 n2 sin θ2 होता है कि नहीं। तो कुल मिला के यार v का लेना देना n1 और n2 से होना चाहिए। क्या ये ऑब्जेक्ट और दूर होता तो ये एंगल बदल जाता कि नहीं, तो θ2 भी बदल जाता, यानी u के बदलने से भी v का लेना देना होना चाहिए। दूसरी बात, क्या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल जाए, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर बदल जाए, तो क्या ये नॉर्मल इधर उधर होगा तो भी एंगल एडजस्ट होगा। तो क्या r से भी इन सब चीजों से लेना देना होना चाहिए। इतना सबको समझ में आ रहा है। तो यार u और v को रिलेट करता हूं मैं, सीधे फॉर्मूला दे रहा हूं, ऑब्वियसली वो ज्योमेट्री से डिराइव होकर आता होगा, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। फॉर्मूला क्या है, बाद वाला मीडियम जहां रे गई है अपॉन v, पहले वाला मीडियम जहां से रे चली है अपॉन u, बाद वाला माइनस पहले वाला अपॉन r। ये सिंपल फॉर्मूला है जो u, v और r को रिलेट करता है। एक और रिक्वायरमेंट कभी कभी आ सकती है, बहुत रेयर रिक्वायरमेंट है, कि अगर ये ऑब्जेक्ट साइज वाला है यानी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो हम उसके लिए क्या बताओ साइज की बातें करेंगे कि नहीं। अगर ये ऑब्जेक्ट किसी o हाइट का है तो इमेज ऑब्वियसली कुछ i हाइट की बनेगी। तो यार i और o का रेशियो मैग्निफिकेशन कहलाता है, और फिलहाल इस केस में वो फॉर्मूला n1v अपॉन n2u आता है। दो ही रिक्वायरमेंट हमने मिरर में पढ़ी थी, है ना, u के लिए v निकालने की दो ही रिक्वायरमेंट यहां है। ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, लेंस में फिर से आसान हो जाएगा, बस यही वाला कॉम्प्लेक्स है। क्या इन फॉर्मूलों को लगाने के लिए जो कन्वेंशन हमने मिरर में पढ़े हैं वो यहां भी काम करेंगे। कन्वेंशन क्या था, पोल को ओरिजिन की तरह ट्रीट किया जाएगा, आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। उन्हीं कन्वेंशन के साथ ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। क्लियर है भाई, कुछ नोट करना चाहेंगे।
मैंने कहा ये बाउंड्री है और अगर मैं यहां से पैरेलल रेज डालता हूं तो वो कहीं कलेक्ट हो सकता है या कलेक्ट होता हुआ महसूस हो सकता है। अगर ये रेज आगे ऐसे इकट्ठा हुई है तो फिर ये मैं कहूंगा कैसा बना है, रियल फोकस। और अगर ये इतना टर्न ना करके इसी तरफ महसूस हुआ होता तो वो क्या हो जाता, वर्चुअल फोकस। मैं बाउंड्री का तरीका देख के बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकता कि रियल फोकस बनेगा या वर्चुअल। यानी फोकस उस तरफ भी बन सकता है, फोकस इस तरफ भी बन सकता है ना। बाउंड्री का प्रकार ऐसा भी हो ऐसा भी हो, कैसी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि उस तरफ बनेगा या इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो फोकस का मतलब हमेशा से मैं क्या कहता आया हूं, एक ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट दूरी पे प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है और उस प्रिंसिपल एक्सिस पे रखे हुए इनफाइनाइट दूरी के ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनी है। तो क्या ये एक डॉट ऑब्जेक्ट की डॉट इमेज है? तुम कहोगे ये रेस क्या डॉट ऑब्जेक्ट की? बिल्कुल, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे रखे हुए बहुत दूर के डॉट ऑब्जेक्ट की इमेज है। तो ये उसका क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं सेकेंड फोकस, है ना। लेफ्ट से रे डाली है, राइट में जो फोकस बनेगा उसको F2 बोलेंगे और इस दूरी को हम स्मॉल f2 बोल रहे हैं। ये दूरी निकालना एक मुद्दा है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, राइट से रे डालें और वो कहीं इकट्ठा हो जाए या इकट्ठा होती हुई महसूस हो तो उस पॉइंट का नाम क्या होगा, फर्स्ट फोकस, या इस दूरी का नाम क्या ले सकते हैं, F1। देखिए यार, साइन कन्वेंशन को इजी करने के लिए पोल को हम हमेशा ओरिजिन मानते हैं और आमतौर पे लेफ्ट पे खड़े होके हम सारे डिस्कशन करते हैं। तो लेफ्ट पे हमारा एक ऑब्जेक्ट था जिसकी इमेज राइट बनी है, उसका नाम हमने क्या नाम दिया है, सेकेंड फोकस। यानी यार सेकेंड फोकस लाने के लिए u कितना और v कितना, u इनफाइनाइट v f2। ऐसा ना यार कि हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो यहां साइन कन्वेंशन नहीं डाल रहे हैं, F2 एक अलजेब्रिक टर्म है, वो कुछ भी हो सकता है, ये फॉर्मूला डेरिवेशन है। दूसरा, फर्स्ट फोकस लाना है हमें F1, तो उसके दो तरीके हैं। हम कहते हैं U उस तरफ इनफाइनाइट पे है जहां V बना है वो फर्स्ट फोकस है, या उल्टा भी तो कह सकते हैं कि यहां से रे चली है और V क्या है, इनफाइनाइट पे, वो फर्स्ट फोकस है। तो ऐसा U यानी ऐसी ऑब्जेक्ट लोकेशन जिसके लिए फाइनल इमेज कहां बनी है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, बोलने को दोनों तरीके से। तो यहां मैं u बराबर F1 लिखने वाला हूं, u वो वाला u जिसके लिए फाइनल इमेज v कहां बने, इनफाइनाइट पे। बात क्लियर है यार? ऐसे लेना इसलिए बढ़िया रहेगा कि हर बार हमें ये कहना पड़ेगा कि रे n1 से n2 गई है, वरना फॉर्मूले में थोड़ा तब्दीलियां आ जाएंगी। अगर तुम उधर से इधर रे डालोगे तो फिर n2/v नहीं लिखना पड़ेगा, फिर तो वो चीज थोड़ा अच्छी नहीं लगी। इसलिए मैंने हमेशा ये बोला है कि रे इधर से उधर गई हैं। यानी ये हमारा कौन सा मीडियम है, फर्स्ट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टेड इंडेक्स n1 है, और ये हमारा सेकेंड मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टेड इंडेक्स क्या है, n2 है। और ये कहना दोनों के लिए अब ट्रू हो गया। नहीं, इधर से रे चली जहां इमेज बनी वो फोकस है, यहां से ऐसी जगह से रे चली कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन गई, तो उस जगह का नाम फोकस है। यहां ऑब्जेक्ट दूरी फोकस है, वहां इमेज दूरी फोकस है। तो मैं क्या उसी फॉर्मूले से ये दोनों आंसर ला सकता हूं। क्या करना है, बाद वाला अपॉन बी, पहले वाला अपॉन यू। अब यू इनफाइनाइट कुछ भी डालो, क्या फर्क पड़ता है, इनफाइनाइट एक वैल्यू रखने जैसा है इसलिए उसमें साइन डाला जा सकता है। लेकिन F2 एक अननोन है, हमारे फॉर्मूले का सदस्य है, इसलिए हम उस पर कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या था, बाई F1, तो F1 का आंसर बाई R1 R, तो F2 का आंसर आ गया यार, क्या आ गया, N2R अपॉन N2 माइनस, यार ये उधर जाएगा ये उधर जाएगा और डिवाइड में आएगा। क्लियर है? फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, बाद वाला मीडियम जहां रे गई हैं अपॉन पहले वाला मीडियम, बाद वाला माइनस पहले वाला अपॉन R, तो F1 का आंसर आएगा माइनस
एक रेशियो बहुत फेमस है, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस का रेशियो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है। ये माइनस साइन क्या बताता है कि अगर सेकंड फोकस राइट है तो फर्स्ट फोकस को लेफ्ट होना पड़ेगा, या फर्स्ट फोकस अगर सेकंड फोकस लेफ्ट है। क्यों? क्योंकि F1 F2 का आंसर कैसा आया है? नेगेटिव। ये क्या इंप्लाइज करता है? F1 एंड F2 आर ऑपोजिट साइड। अपोजिट साइड का मतलब क्या हुआ कि अगर एक लेफ्ट है तो दूसरे राइट है, और दूसरा राइट है तो क्यों? क्योंकि m तो निगेटिव हो नहीं सकता। F1 F2 आंसर निगेटिव आया है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आ गई है? ये जो फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस है। और यहां दो फोकस की बात क्यों आ गई? मिरर में तो दो फोकस की बात नहीं करते थे, क्योंकि मिरर में एक ही तरफ से रे डाली जा सकती थी, दूसरी तरफ से रे डालने का कोई स्कोप नहीं था। जबकि सिंगल बाउंड्री में इस तरफ से भी रे डाली जा सकती है। और नोट कर ले जरा। क्वेश्चन देखें जरा, अपने आप ट्राई करने की कोशिश करें। अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो सब कुछ साइन के साथ रखना है, सब कुछ साइन के साथ वैल्यू डालना है, दोनों फॉर्मूले अप्लाई करके आंसर तक पहुंचना है।
2 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है जो कि 30 सेंटीमीटर पे है। ये एक बाउंड्री है जो एयर यानी n बराबर 1 को n बराबर 1.5 से अलग कर रही है। बाद वाला मीडियम अपॉन बी, पहले वाला मीडियम अपॉन यू, बाद वाला माइनस पहले वाला अपॉन आर। सब कुछ साइन के साथ रखना है, तो थोड़ा सोच समझ के यू और आर लिखना है। यू कितना -30, आर कितना, मुझे बताओ। ऐसा कर्वेचर है तो इसका सेंटर लेफ्ट होगा या राइट होगा? क्या पोल से राइट के लिए पॉजिटिव होता है और लेफ्ट के लिए? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर -20 रखना है। सॉल्व करके मुझे बताएं बी का आंसर कितना आया। कंफर्म करें जरा, बी का आंसर यही आया है, -180/7। तो आई कितना आएगा? I/O बराबर होता है N1B डिवाइड बाई N2U। कंफर्म करें, यही आया सबका। आ गया? एक ग्लास स्लैब है, 20 सेंटीमीटर रेडियस है इसका, और ऑब्जेक्ट जो है इसका सेंटर कितनी दूरी पे है? ऑब्वियसली यार सेंटर सरफेस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और एक ऑब्जेक्ट पोल से 10 सेंटीमीटर पर रखा है। कि इस ऑब्जेक्ट की रेज ये आंख भी देख सकती है इधर जाने वाली रेज के जरिए, और ये आंख भी देख सकती है इधर जाने वाली रेज के जरिए। ठीक है, अगर इधर वाली बाउंड्री से हम बात करेंगे तो ये पोल होगा नहीं, और अगर इधर वाली बाउंड्री से रिफ्रैक्शन की बात करें तो ये पोल होगा। यानी हमें दो पोल मान के एक बार राइट आई के लिए बताना है कि इमेज कहां बनेगी, और एक बार लेफ्ट आई के लिए बताना है इमेज कहां बनेगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन रे इधर भी भेज रहा है
तो एक इमेज की बात कर सकते हैं, इमेज इधर कहीं बनेगी, है ना, उम्मीद यहां है, हो सकता है उस तरफ बन रही, वो आंसर बताएगा। और इधर से देखने वाली की इमेज, ठीक है, तो बताओ जब इधर वाली रे जा रही है तो कहां से जा रही है? 1.5 से। कहां जा रही है? 1 में। एयर में जा रही, कुछ नहीं लिखा है, तो 1 में जा रही है, तो क्या v निकाल पाएंगे? ऐसा कोई नियम नहीं, डिफॉल्ट में ये थोड़ी कि N1 एयर है, N2 कुछ भी एयर हो सकता है। जहां से रे चलना स्टार्ट हुई है वो N1 होगा। पहले राइट आई के लिए काम करें, तो बताओ राइट आई के लिए, इस आंख के लिए N1 क्या? 1.5। रे कहां से चली है और कहां गई है? लगाएं। तो राइट बाद वाला मीडियम 1, पहले वाला मीडियम 1.5, बाद वाला माइनस पहले वाला अपॉन r। चलो मुझे बताओ u की जगह क्या रखा जाए? -30। वेरी गुड। r की जगह क्या रखा जाए? -20। सॉल्व करके मुझे बताओ b का आंसर कितना आ रहा है? बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, थोड़ा बदलाव है इस बार। वन बाई 40 माइनस 1/20 तो आएगा v का आंसर आ रहा है -40। कंफर्म करें जरा, -40 कितना है? तो हो सकता है मैंने कोई गलती करी क्या? -40 आया है। -40 मतलब इसी तरफ इमेज बनी और इधर इसकी इमेज इधर बनी है ना, इसकी इमेज इधर बनी। फिर कहाँ बनी उससे क्या मतलब, हमें आंसर पता चल गया। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करें, इसमें साइज है इसकी कोई बात नहीं। बता इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं। रे कहां से कहां चली हैं? चलो निकालो जरा, पहले एक बार ट्राई करें।
लेफ्ट आई के लिए बाद वाला मीडियम है 1, पहले वाला मीडियम है 1.5, बाद वाला माइनस पहले वाला अपॉन आर। बताओ u कितना, v कितना? भाई पोल इधर है, पोल के आगे ऑब्जेक्ट है तो कैसे लिखोगे? प्लस, और r कितना? तुमने अगर दोनों माइनस लिख दिया है तो भी कोई गलती नहीं, तो आंसर अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। फिर वो कन्वेंशन बदल गया, तुम्हारे हिसाब से पोल के आगे नेगेटिव हो गया। दोनों में अगर सेम गलती करो तो कोई दिक्कत नहीं होती। साइन कन्वेंशन रे ऑप्टिक्स में इसलिए रखे जाते हैं ताकि आंसर एक्सट्रैक्ट कर सके। कन्वेंशन एक जैसा होना चाहिए। अब ये नहीं कि एक के लिए नेगेटिव एक के लिए पॉजिटिव कर दो। अगर तुमने u पॉजिटिव लिखा है और r पॉजिटिव लिखा है तो गलती नहीं होगी, बस नए कन्वेंशन के हिसाब से आंसर आएगा। तुम्हारे कन्वेंशन के हिसाब से। ट्वेंटी एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा -0.5 और ये हो जाएगा 3 2.5, तो v बराबर आ गया 8। कंफर्म करें। तो अभी तक हम लोग सिंगल बाउंड्री रिफ्रैक्शन कर रहे थे, अब हम लोग लेंस की बात करने वाले हैं। और लेंस में भी स्पेशल बात, जो बाय डिफॉल्ट बात हम करते हैं थिन लेंस की करते हैं। थिन लेंस मतलब कि उसकी थिकनेस बहुत कम होगी, है ना। इतने तरह के लेंस हो सकते हैं, ये जो मैंने दिखाए हैं ये सारे। बस जरूरी क्या है, दो बाउंड्रीज के बीच में जो गैप है ना, ये जो थिकनेस है, अगर ये बहुत स्मॉल है तो हम कहेंगे वो क्या है, थिन लेंस। ये जो थिकनेस है T, वो टेंडिंग टू 0 होता है, बहुत छोटा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थिन लेंस। तो इतने तरह के थिन लेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स या इसका नाम क्या है, बाई कॉन्वेक्स। इसका नाम क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स। इसका क्या नाम है, कॉनकेवो कॉनकेव, या इसका एक और नाम है बाई कॉनकेव, या सिंपली कॉनकेव कह दिया जाए ना तो भी हम यही मतलब निकालेंगे। केवल कॉन्वेक्स कह दिया जाए तो ये मतलब निकालेंगे। मतलब ये सबसे फेमस है तो इनका ये निकनेम बन गया, इतना बोल दे तो चल जाएगा। इसका नाम क्या होना चाहिए, प्लेनो कॉनकेव। अच्छा, इसको पलट के रख दिया जाए तो वही नाम रहेगा। अरे कोई हम घूम के खड़े हो जाए तो हमारा नाम बदल जाता है क्या? इसका हाँ, कॉन्वेक्सो कॉनकेव या कॉनकेवो कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं। कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोला जाता है। इतने तरह के नाम हैं, लेकिन इन सारे लेंस को लेके मैथ हमारे पास एक ही है। यानी हर लेंस का एक फार्मूला फोकल लेंथ का आने वाला है और एक फार्मूला यू के लिए वी निकालने का आने वाला है। मैं सीधे बताऊंगा कि फार्मूला कभी ना कभी स्कूल के एग्जाम के लिए बनाया होगा, नहीं बनाया तो भी उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इन सबके लिए एक ही फार्मूला है। अब उस फार्मूले में क्या अंतर करेंगे जिससे वो पर्टिकुलर इसके लिए या इसके लिए काम करने लगे, तो वो पैरामीटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर मैं कह दूं यार
इस बाउंड्री का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और इसका r2 है, तो बताओ इसका सेंटर किस तरफ होगा, राइट या लेफ्ट? राइट। इसका, तो हमें r1 पॉजिटिव लिखना चाहिए और r2, अगर मैं इनको साइन के साथ रख दूंगा तो अपने आप फोकल लेंथ इस लेंस का आ जाएगा। r1 r2 का साइन तय करेगा कि हम बात किस लेंस की कर रहे हैं। इसमें बताओ r1 कैसा है? पॉजिटिव, इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस एक बहुत बड़े साइज का स्फीयर सोचा जा सकता है, जैसे अर्थ एक बहुत बड़ा स्फीयर है तो दूर दूर तक वो प्लेन नजर आता है, तो r2 क्या है? इनफाइनाइट। r1 नेगेटिव, r2 r1 r2 r1 दोनों पॉजिटिव, इस तरीके से। मतलब इसका सेंटर कहाँ होगा? अगर इसका कोई गोला पूरा करे इधर और इसका कोई गोला पूरा करे तो इसका सेंटर भी नहीं आएगा, तो दोनों r1 r2 पॉजिटिव है। सर इन सारे लेंस के लिए मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, वैलिड फॉर ऑल, वैलिड फॉर ऑल। तो अंतर क्या है? क्या ये फॉर्मूला प्लेन मिरर से स्फेरिकल मिरर से मिलता जुलता नहीं है? उसमें बस यहां माइनस की जगह यहां प्लस था। दूसरा, वहां हमने f का पर्सनल फॉर्मूला क्या देखा था? f बराबर r/, क्योंकि मिरर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई रोल, बस r से रिलेटेड था f, लेकिन यहां r का भी रोल है, बल्कि r1 r2 दो का रोल है, r1 r2 का रोल है, ऊपर से रिफ्रैक्टिव, तो f का लेना देना इन सारे पैरामीटर से होना चाहिए। इतना तो भाव सबके मन में आ रहा है कि f का लेना देना जैसे मिरर में r से था तो यहां r1 से, r2 से और म्यू से। तो 1/f का फॉर्मूला है n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये बड़ा सा फॉर्मूला है, ऑब्वियसली यार इसको डेवलप करके लाया जाता है लेंस मेकर फॉर्मूले से। अच्छा यार, पूरे टॉपिक में मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां जो n लिखा है इसका मतलब होता है n लेंस अपॉन n सराउंडिंग। क्या है? n लेंस अपॉन n सराउंडिंग। क्यों? क्योंकि अभी सराउंडिंग कैसी मान के चली गई है? 1, तो यहां n डिवाइड बाई 1 है। जब कभी सराउंडिंग में कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा तो यहां n नहीं बल्कि n लेंस अपॉन n सराउंडिंग। ये बात मैंने प्रिज्म में भी बोली थी, ये बात मैं यहां भी बोल रहा हूं। तो ले देखिए हमारी कहानी का अभी मेन फॉर्मूला ये है, और इसमें f का फॉर्मूला ये है, जो कि सब लेंसेज के लिए f पर्टिकुलर अपने अपने हिसाब से आएगा, लेकिन वो f एक बार आ गया तो ये फॉर्मूला सबके लिए काम करेगा। बात क्लियर है? क्या इसको देख के सब मिरर की याद आती है? और मिरर के जो भी दिमाग में पैरामीटर बने हैं वो काम के हैं। तुम्हारे पास एक ये फॉर्मूले की जगह है मन में, एक इस फॉर्मूले को लेके ख्याल नहीं कि f बराबर r/2 होता था, वहां बड़ा सिंपल होता था, यहां f का थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला था, जब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात चलती है तो हमने मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पढ़ा था। मैग्निफिकेशन का मतलब I/O होता है, दैट इज द मीनिंग, I/O, I और O का रेशियो। और ये I/O V और U से रिलेटेड होता है। वहां वो फॉर्मूला आया था, यहां आया है प्लस V/, ये तो और याद रखना आसान हो गया यार। उस फॉर्मूले में इधर प्लस इधर माइनस था, यहां ये माइनस है, और तो बस ये ध्यान रखना यार, एक माइनस है ना। जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे तो मैग्निफिकेशन में माइनस था, दूरी वाले में माइनस नहीं था, प्लस था। और जब हम लेंस पढ़ रहे हैं तो यहां माइनस है और यहां प्लस है।
खैर मैंने इस बार फोकल लेंथ का जनरल फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया है, वो लिखा है। अब मैं इस फॉर्मूले की मदद से कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले ला रहा हूं, यानी ज्यादा जनरल वो है। जब भी हमें कोई दिक्कत आएगी तो हम वहां रिफर करेंगे। और अब हम कुछ स्टैंडर्ड शेप के फोकल लेंथ फॉर्मूले निकालने हैं गिवन आर के लिए। ये ध्यान रखना है, आर एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, यानी यार आर को एक एल्जेब्रिक टर्म नहीं मानना है। अब R1 R2 एल्जेब्रिक थे क्या? R1 R2 पॉजिटिव नेगेटिव, यहां मैं R इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का या इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या दे रहा हूं? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो R एक नंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा। मुझे बताओ इस लेंस में R1 प्लस R या माइनस R? प्लस R, R वैल्यू है और प्लस साइन है। R2 माइनस R। तो जरा देखते हैं 1/f का फॉर्मूला क्या आ गया। 1/R1 दैट इज R, 1/R2 दैट इज माइनस R। तो ये आ गया n-1 2/R। ये 1/f का फॉर्मूला है। अगर कोई f का लिखना चाहे तो f का फॉर्मूला आएगा R/n-1। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? तो क्या ये काम प्लेनो के लिए, प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए कर पाएंगे? और ये करने के बाद जब मैं इक्वी वर्ड लगा देता हूं तो वो बाई कॉनकेव ही है, मगर इक्वी का मतलब होता है दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है। अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 क्या लिखा जाएगा और R2? ठीक है, जरा निकालें f का आंसर क्या आ रहा है। R/n-1 ये आ गया। क्या इसको पलट के रखने पे सेम आंसर आएगा? उल्टा पलट के रखा गया है, है ना कंफ्यूजन? ये भाव सबके मन में अक्सर आता है, तो बेटर है कि हम रख के देख लें। कंफ्यूजन है तो समाधान है, हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, रख के खुद निकाल लो, पता चल जाएगा सेम आता है या साइन पलट के आता है। पहला भाव मन में सबके यही आता है कि सर जो इसका आया है इसमें उसका माइनस आना चाहिए। देखो जरा क्या आता है। सेम ही आ रहा है, मतलब पलट में रखने से उसके बिहेवियर में कोई अंतर। 1/f बराबर n-1। R1 इस बार इनफाइनाइट हो गया और R2 माइनस R। तो ले देखे यार वो सेम ही तो आ गया है। कि बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, पलट के रखने से f के आंसर पे फर्क नहीं पड़ रहा है फिलहाल। इसमें इनके आंसर निकाल के दिखाएं। R1 क्या? माइनस R, क्योंकि इसका सेंटर लेफ्ट होगा। और R2 क्या?
R1 क्या? R1 क्या? तो इतने आंसर आए हैं और इन आंसर्स में कुछ मैसेज हैं जो हम लोगों को डिकोड करना है। पहली बात तो ये कि प्लेनो कॉन्वेक्स को पलट के रखने से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना यार। प्लेनो कॉन्वेक्स हैज सेम फोकल लेंथ if it is kept inverted, यानी इसको सीधा रखो या उल्टा रखो, उसके फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता। बता यार, बाई कॉन्वेक्स बाई कॉनकेव, कॉन्वेक्स या बाई कॉनकेव has half focal length, half magnitude than plano concave and convex। क्या ये सबकी नजर इस पे जा रही है? मुझे बताओ, अगर इसको पैरेलल रेज आ रही हैं तो ये कहीं राइट जाके कन्वर्ज करेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा है? हाँ, कॉन्वेक्स हैज एफ पॉजिटिव, कॉनकेव हैज एफ नेगेटिव। जरा देख लो, इनमें सबके आंसर कैसे आए हैं? पॉजिटिव, और इनमें सबके आंसर कैसे आए हैं? नेगेटिव। यानी यार इस पे अगर पैरेलल रे डालोगे तो ये क्या करेगा? डाइवर्ज। तो यार क्योंकि इसका पॉजिटिव आया है इसीलिए इसका नाम हम क्या रखते हैं? कन्वर्जिंग। और इसका आंसर नेगेटिव आया है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। यानी ये तीनों कैसे लेंस हैं? ये कन्वर्जिंग लेंस है और ये कौन से लेंस है? डाइवर्जिंग। क्या ये बात जनता को नजर आ रही है कि नहीं? अच्छा देखें जरा, अगर मैं इसमें पैरेलल रे डालता हूं तो ये उतनी ही दूर पे फोकस होंगे या उससे पास या उससे दूर? भाई देखो ना, इसका फोकल लेंथ और इसके फोकल लेंथ में, है ना, ये ज्यादा है भाई। यानी इसका फोकल लेंथ डबल दूर है, डबल दूर है नहीं। यानी अगर इसमें हम पैरेलल रे डालते हैं तो ये थोड़ा दूर डाइवर्ज करेगा। बात समझ में आ रही है? ये भी और ये भी सेम ही फीचर है यार। अच्छा, अगर मैं कहूं कि इन दोनों लेंस में से, इसमें और इसमें, कौन ज्यादा पावरफुल लेंस है? देखो यार, यहां पर पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम नहीं है, पहले तो क्लियर कर ले। मैकेनिक्स वाला पावर अलग होता था, लेंस का पावर अलग चीज है। पावर ये बताएगा कि किसने रे को ज्यादा टर्न किया है, किसने कम टर्न किया, किसने। पता है, यहां पैरेलल रे आई, यहां इकट्ठा हुई, यहां पैरेलल रे आई, इधर इकट्ठी हुई, किसने ज्यादा टर्न किया है? ऊपर वाले ने ज्यादा टर्न किया है, तभी तो वो पास में इकट्ठी हो गई। तो लेंस की इस क्षमता का आकलन कि कौन ज्यादा पावरफुल है, मैं इससे लगा सकता हूं जिसका फोकस कम होगा उसका पावर।
तो यार ये एक टर्म हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस बेसिकली हम नया टर्म ही डिफाइन कर रहे हैं और बिल्कुल यही भाव है कि जिसका f कम उसका पावर, तो उसको हमने 1/f ही डिफाइन किया, लेकिन f किस में होना चाहिए, मीटर में। और अगर f सेंटीमीटर में है तो उसी की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, 1/100/f। बात क्लियर है? अगर f मीटर में रखा है तो 1/f, सेंटीमीटर में रखा है तो इसकी एक यूनिट बोली जाती है डायोप्टर। वैसे तो यार यूनिट वाइज ये मीटर इनवर्स है डायमेंशन वाइज, बट इसकी यूनिट बोली जाती है डायोप्टर। तो अब तुम देख सकते हो यार मैग्नीट्यूड वाइज, पहली बात तो यार कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा था, पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज पावर भी कैसा होगा, पॉजिटिव। कॉन्केव का पावर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। भाई 1/f अगर बोला गया है तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है तो पावर भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अब मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो बता यार किसका, कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्वेक्स के पावर में, प्लेनो वाले में किसका ज्यादा होगा, नहीं यार मैं क्या सीधे सीधे बस ये लिख रहा हूं। अब तुम बाई की जगह कॉन्वेक्स लगाना चाहो, आगे कॉन्वेक्स लगा लो, कॉन्केव लगाना चाहो, क्या ये नियम दोनों में काम कर रहा है? इसका पावर इससे डबल है और इसका इससे डबल है। मैंने मैग्नीट्यूड लगा दिया ताकि किसी को कंफ्यूज ना हो। कौन ज्यादा पावरफुल है, जो रेस को ज्यादा पास टर्न कर रहा है, ठीक है। एक और बात मुझे वहां मेंशन करनी है, इनमें से सारे लेंस के फोकल लेंथ मैंने जब निकाले हैं तो सराउंडिंग क्या है, एयर है, नहीं है, सराउंडिंग क्या है, एयर। यहां पे बड़ा बड़ा एक पॉइंट हमें ये लिखना चाहिए, एन का मतलब हर जगह, एन का मतलब हर जगह क्या होता है, एन का मतलब होता है एन लेंस अपॉन एन सराउंडिंग। तो मुझे बताओ हर फॉर्मूले में n-1 आया है कि नहीं, फॉर्मूले में हर जगह देखो n-1। तो n-1 अगर n सराउंडिंग 1 है और n लेंस n है तो क्या n-1 कैसा होगा, पॉजिटिव। ये ध्यान रखना। कुल मिला के मैं इसको और जनरलाइज कह देता हूं, n लेंस n सराउंडिंग से ज्यादा है जब तक, तो n-1 कैसा हैगा, क्योंकि n का मतलब n लेंस अपॉन n सराउंडिंग है। अगर ऊपर वाली चीज ज्यादा है तो ये रेशियो 1 से बड़ा आएगा, तो n-1 कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब सोचो यार इफ n लेंस लेस देन n सराउंडिंग है तो बताओ n-1 कैसा आएगा, नेगेटिव। सराउंडिंग का मीडियम अगर लेंस से ज्यादा हो जाए तो ये क्या आ जाएगा, अगर n-1 नेगेटिव आएगा जिसको अभी तक हम पॉजिटिव मान के चल रहे थे, तो क्या इसका फोकल लेंथ अभी तक पॉजिटिव आ रहा था तो कैसा आने लगेगा, नेगेटिव। और इसका यानी कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग बन जाएगा। अरे भाई फिर
राइट में थोड़ी रेज इकट्ठा करेगा, नेगेटिव को मतलब क्या, उस तरफ इकट्ठा करेगा, यानी कन्वर्जिंग क्या बन जाएगा, इस केस में ऐसा वाला लेंस डाइवर्जिंग बन जाएगा और ऐसा वाला लेंस कन्वर्जिंग बन जाएगा। दिस इंप्लाइज कन्वर्जिंग बिकम डाइवर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बिकम कन्वर्जिंग। ये कब होगा, जब लेंस को ऐसे मीडियम में रख दिया जाए जिसकी सराउंडिंग लेंस से ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग ग्रेटर देन लेंस, तो पूरा नियम बदल जाएगा। हमने अभी बहुत स्टैंडर्ड डिस्कशन किया था जिसमें लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से सराउंडिंग से ज्यादा था, सराउंडिंग बल्कि 1 था, तब ये सारे फॉर्मूले आए थे। सराउंडिंग अगर 1 से लेंस से भी ज्यादा हो जाए तो सारी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि कांच के अंदर एक एयर का लेंस बना दिया जाए, नहीं, बिल्कुल हो सकता है, तो उस केस में फिर प्रॉपर्टी पलट जाएगी।
देखिए जरा, एक लेंस को अगर मैं दो हिस्सों में कट कर दूं, सोचो मैंने एक बाई कॉन्वेक्स लेंस लिया है और इसको बीचों बीच कट कर दिया है, तो बताओ अगर एक बाई कॉन्वेक्स को हम कट करते हैं तो उससे दो लेंस बन जाएंगे और दोनों ही प्लेनो कॉन्वेक्स होंगे। अगर मैं कहता हूं इसका पावर P गिवन है, P इज गिवन, तो इसका पावर आफ्टर कटिंग क्या होगा? भाई दो बने हैं, मैं एक का पूछ रहा हूं। ये P गिवन है, तो मैं बस P के टर्म में ही बात करना चाह रहा हूं। अरे यार, मैंने देखो जब फॉर्मूला डिराइव किया तो सबसे पहले पावर का ही डिराइव किया था। 1/f क्या होता है? पावर। तो इसका 1/f और इसके 1/f में कौन ज्यादा है? तो अगर मैं ऊपर वाले को P कह रहा हूं, अगर मैंने इसके पावर को P बोला है ये, तो इसका पावर फिर क्या हो गया? P/2। क्या ये बात दिख रही कि नहीं? और इसका भी क्या हो गया? बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? यानी 20 से कट करोगे तो दोनों का पावर, यानी मतलब क्या है कि अगर मैं इसको पैरेलल रे डालता हूं तो जहां इकट्ठा होती थी, अगर इनको पैरेलल रे डालूंगा तो उससे थोड़ा दूर इकट्ठा होगी। फोकल लेंथ डबल हो जाती है तो पावर आधी हो जाएगी। क्या ये बात मैं यहां भी कह सकता हूं? अगर इसका पावर P था तो इसका कितना हो गया होगा? P/2। बात समझ में आ रही? ये है लेटरल कटिंग, ऐसे कटना। ठीक है, मैंने यहां पे एक और तरह से कटिंग करी है, लॉन्गिट्यूडनल कटिंग। मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे कुछ पैरेलल रेज ऐसे डाल रहा हूं, वो कहीं इकट्ठा होती थी कहीं भी, तो अगर मैं इनको कट कर दूं तो ये दो रे वहीं इकट्ठा होंगी या कहीं और? ये रेज जहां इकट्ठा होती थी वहीं इकट्ठा होंगी, नहीं होंगी कि कहीं और होंगी? वही होंगी। यानी पावर का एक टुकड़ा क्या करता है, उसको दूसरे टुकड़े से मतलब थोड़ी है। अगर मैंने 20 से कट कर दिया तो आधा टुकड़ा अपना काम करेगा, नीचे वाला आधा अपना करेगा। इसको जितनी भी रेज मिलेंगी उसी पॉइंट पे पहुंचाएगा जहां वो पहले पहुंचाता था। तो मैं कहूं कि अगर इस लेंस का पावर P था, F कुछ था, तो इसका पावर P ही रहेगा, F भी वही रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? बल्कि कई बार इसके एक से ज्यादा टुकड़े कर देते हैं और कहते हैं कि बताओ किसी एक टुकड़े का क्या पावर रहेगा, ऐसे। तो ये टुकड़ा भी P पावर का होगा, ये P पावर का, क्योंकि हर टुकड़ा एक ही काम कर रहा था, एक जगह पर एक हट्टी कर रहा था, तो यहां भी टुकड़े करने के बाद भी वो वही काम करेगा। बात क्लियर है? तो लॉन्गिट्यूडनल कटिंग में, लेकिन हां ये कहा जाता है कि पावर रिमेन सेम, बट लाइट अगर कोई एक टुकड़ा यूज करके इमेज बनाएगा तो क्या पता ये फोकस उतना ही ब्राइट होगा जितना पहले था, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, इंटेंसिटी उसकी आधी हो जाएगी, चमक उसकी कम हो जाएगी। क्यों? पहले इतनी सारी रेज यूज हो रही थी इमेज बनाने के लिए, अगर आधा टुकड़ा है तो मैं कहूंगा, है ना, पावर रिमेन सेम, है ना, रिमेन सेम। कई बार ऐसे कह दिया जाता है नीचे वाले में ब्लैक पेंट कर दिया गया है, तो ब्लैक पेंट करने से क्या होगा? वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, आर पार होने नहीं देगा। तो फिर से वही बात है यार, पावर रिमेन्स सेम, इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड। और आधा किया है तो हम सीधे सीधे आधी इंटेंसिटी लिख सकते हैं।
ना बनाओ। सेम डिस्कशन उसके लिए भी है। हटा दे। हाँ भाई, इसका आंसर 1/f बराबर 1.5 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/, तो r1 क्या r2 क्या? प्लस का 1/6 और वो भी प्लस का 1/2। मुझे बताओ, इसका गोला पूरा करो और इसका गोला पूरा करो, किसका गोला बड़ा आएगा? ये पहला बोला जाता है। ये भी खेल सकते हैं राइटर, हालांकि क्रम
पहले R1 60 लिख रहा था R2, लेकिन यार हम लोग इस तरफ वाले को फर्स्ट मानते हैं और इस तरफ वाले को सेकंड। और तुम इस ज्योमेट्री से देख सकते हो जिस तरह से मैंने बनाया है कि अगर इसका गोला पूरा करोगे तो छोटा आएगा और उसका गोला, ये बहुत रेयर चांस है, बट ये भी है कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, उसके हिसाब से साइन का फर्क पड़ जाएगा यहाँ। इसका आंसर फिलहाल क्या आ रहा है? हाँ, +120। और इसी को अगर कोई पलट के रख दे, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि पलट के रखने पे आंसर नहीं बदलता। ये 30 और ये 60 है। अब इसका आंसर क्या आएगा? -120 सेंटीमीटर, यानी पलटने से पावर बदल रहा है। चलो इधर बताओ, पावर कितना आएगा? 5/6 लिख सकते हैं, डायोप्टर। केवल डी लिख के छोड़ा जा सकता है। चलो इसका बताएं। हम्म हम्म क्या है भाई? 1/f बराबर 1/1.5 - 1। यार n लेंस अपॉन n सराउंडिंग, तो n लेंस इस बार क्या है? 1, और n सराउंडिंग क्या है? 1.5, और 1/r1 1/r2 ये 2/20 हो जाएगा। तो f का आंसर आ रहा है माइनस आएगा, -30 सेंटीमीटर। अच्छा, निगेटिव फोकल लेंथ हम किसका देख रहे थे आमतौर पे? कॉनकेव का। तो ये कैसा एक्ट एज डाइवर्जिंग लेंस, नहीं? पावर कितना हो जाएगा? -10/3 डायोप्टर। क्लियर है भाई? 100/30 करोगे तो इतना डायोप्टर आ जाएगा। अगर एक से ज्यादा लेंस आपस में ऐसे सटा के रखे गए हैं, एक दूसरे के बीच में ये जो गैप है, ये गैप निग्लिजिबल है। इनके बीच की दूरी d क्या है? 0 है, यानी एक दूसरे से एकदम सटा के रखे गए। तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए फाइनल इमेज O के लिए फाइनल इमेज, U के लिए फाइनल V जो आएगा उसको हम V2 कह सकते हैं। क्यों? पहला लेंस कहीं V1 बनाएगा, फिर वो इमेज अगले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और फिर जाके फाइनल बनेगा।
तो हमें क्या बीच वाली इंटरमीडिएट इमेज से एक्चुअली कोई मतलब नहीं है, हमें तो सीधे फाइनल इमेज मिलेगी। तो हमारा रिलेशन u के लिए सीधे सीधे v2 का हमें लाना चाहिए। तो पहले तुम पहले लेंस के लिए फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे? 1/f1 बराबर 1/v1 माइनस 1/u1। मैं साइन नहीं रख रहा हूं, फॉर्मूला डेरिवेशन चल रहा है, ठीक है। फिर दूसरे लेंस के लिए क्या लगाओगे? 1/f2 बराबर 1/v2 माइनस 1/u2, और u2 की जगह क्या? v1। क्योंकि ये दोनों लेंस भी पतले हैं और उनके बीच का गैप भी 0 है, तो जो इमेज की लोकेशन v1 आएगी वही अगले के लिए ऑब्जेक्ट का। क्या u बराबर v1 माइनस बीच का गैप होता है कि नहीं? रख देंगे। जब दोनों ऐड करोगे तो ये खत्म ही हो जाएगा, ये आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, क्या ये फॉर्मूला अगेन एक लेंस जैसा आंसर नहीं आ गया? जैसे मानो एक लेंस हो, भाई एक लेंस अगर u1 के लिए v2 पर आंसर दे रहा है तो उसका फॉर्मूला तुम कैसे लगाओगे? 1/f इफेक्टिव बराबर नहीं, तो 1/f इफेक्टिव का आंसर क्या आ गया? हाँ, 1/f इफेक्टिव का आंसर आ गया 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस सो ऑन, अगर 3-4 होते। या p इफेक्टिव बराबर क्या आ गया? एंड सो ऑन, अगर 2-4 होते तो हमें यार सीधे सीधे ये समझ में आना चाहिए। अब इसमें एक कंफ्यूजन कई बार हो जाता है कि सर f2 जब लेंगे तो वो एयर में रखा मानेंगे या एक तरफ ग्लास और एक तरफ एयर। तो मैं बहुत क्लियर कर दूं कि यहां f1 f2 अलग से एयर में निकाले गए एब्सोल्यूट फोकल लेंथ होते हैं। नहीं, ये f1 f2 आर f2 क्या है? 2 आर इंडिविजुअल फोकल लेंथ, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब से है कि n सराउंडिंग क्या ली जाती है उसमें? n सराउंडिंग 1 लेके m फोकल लेंथ। बात क्लियर है भाई लोग? लिख लें इसको। हाँ भाई, इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी हो गई? कितना आ गया? 20। इफेक्टिव पावर
100/f इफेक्टिव लिख सकते हो, कितना आएगा +5 डायोप्टर। कोई दिक्कत है यार? चलो तो पहले तो यार इंडिविजुअल फोकल लेंथ निकाल लो। पहले लेंस और तीसरा लेंस, कितने लेंस है इसमें? दो ग्लास के, एक वाटर का, 3 लेंस है। पहला तीसरा एक जैसा है, तो पहला वाला फोकल लेंथ कितना आएगा? 2/20 आएगा। सीधे अगर किसी को याद है तो लिख सकता है, एफ का आंसर 20। अच्छा एक और बात, जब 1.5 हो तो एफ और आर का आंसर सेम आता है, लेकिन ये बहुत पर्टिकुलर डेटा है, याद रखने से कोई फायदा नहीं खास। केवल 1.5 के केस में एफ और आर का आंसर भी एन की जगह कुछ और हो जाए तो आंसर सेम नहीं आएगा। जैसे मिरर में एफ बराबर r/2 होता था, यहां एफ बराबर आर आता है, स्पेशली ग्लास के लेंस में, और हर एक में नहीं। तो ये कोई बहुत नोटिस करने वाली बात नहीं, इसको ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। वाटर लेंस का फोकल लेंथ क्या आएगा? कितना आ रहा है? -30। क्लियर है भाई? तो एफ इफेक्टिव कितना आ गया? -60 आ गया यार। ओ सॉरी, उसका डबल भी करना पड़ेगा, सॉरी।
कितना आ गया 15, तो पावर कितना आ गया? क्लियर है?